चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिए, जंतु जगत के वर्गीकरण में आप लोग को पूर्व में काफ़ी सारे वर्गीकरण बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी जंतु जगत को अध्ययन की सुविधा हेतु अनेक संघों या फाइलम में बांटा गया है। देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिए, जंतु जगत को कशेरुक दंड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। आप लोग को पढ़ाया गया था नोटोकॉर्डिया पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, है ना। और पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के अंतर्गत जंतु जगत के दो भाग किए गए। पहला, ऐसे जंतु जिनमें नोटोकॉर्डिया पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है उनको हमने कशेरुकी जंतु या कॉर्डेट्स या रज्जुकी जंतु कहा। और ऐसे जंतु जिसमें पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है या जो पृष्ठ रज्जु विहीन होते हैं उनको हमने नॉन कॉर्डेट्स या अरज्जुकी या अकशेरुकी जंतु कहा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अकशेरुकी जंतुओं को पुनः 8 संघों में बांटा गया है, ठीक है। और जो कशेरुकी जंतु हैं उनको मात्र 1 संघ में बांटा गया है, ठीक है। देखिए, 8 संघों के अंतर्गत निम्नलिखित संघ सम्मिलित हैं। पहला, कॉर्डेटा, जो कि एकमात्र संघ है जिसके अंतर्गत पृष्ठ रज्जुकी जंतु या रज्जुकी जंतु या कॉर्डेट्स जंतुओं को रखा गया है, ठीक है। इसलिए इसको हम कॉर्डेटा संघ कहते हैं। उसके पश्चात बाकी के जो 8 संघ हैं, ठीक है, जिनको हम अकशेरुकी जंतु या फिर पृष्ठ रज्जु विहीन जंतुओं के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और ये संघ हैं, पहला पोरीफेरा, दूसरा एनेलिडा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा आर्थ्रोपोडा, पांचवा मोलस्का, छठवा इकाइनोडर्मेटा, सातवां है प्लेटीहेल्मिन्थीस और आठवां है निमैटीहेल्मिन्थीस। निमैटोडा को ही निमैटीहेल्मिन्थीस के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे संघ फर्स्ट, है ना। और पहले संघ में हमको पढ़ना है संघ पोरीफेरा के बारे में, ठीक है। देखेंगे कि पोरीफेरा संघ क्या है, इसका क्या अर्थ होता है और इनमें पाए जाने वाले जंतुओं के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। पोरीफेरा संघ का सामान्य अर्थ होता है, देखिए, पोरी मतलब होता है पोर्स, ठीक है, और फेरा मतलब होता है ना, जिनके बियर, ठीक है। अर्थात देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस संघ में आने वाले जंतुओं को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। या पोरीफेरा संघ के जितने भी जंतु हैं उनको स्पंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन जंतुओं के पूरे शरीर पर क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स मतलब छिद्र, है ना, मतलब इनका जो पूरा शरीर होता है वो छिद्रों से घिरा होता है या छिद्रों द्वारा आवरणित रहता है। इसी कारण इस संघ को पोरीफेरा संघ के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं पोरीफेरा संघ के क्या क्या लक्षण हैं। इनके निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला, ये बहुकोश की जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टानों पर या किसी ठोस पदार्थ पर चिपकी हुई संरचना के रूप में रहते हैं। उसके बाद दूसरा लक्षण है, पोरीफेरा संघ के जंतु द्विकोटिक असममित मतलब इनके शरीर को, है ना, 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। या तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अरिसमिति के होते हैं। उसके बाद तीसरा लक्षण है, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। अर्थात इनमें केवल कोशिकाएं होते हैं, ऊतक नहीं पाए जाते। अर्थात ये एक कोशिकीय होते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं वे पृथक पृथक कार्य को संपन्न करती है। जैसे जो क्या होते हैं, कशेरुकी जंतु होते हैं, उसमें विभिन्न अंगों को करने के लिए क्या होते हैं, ऊतकों से बने अंग होते हैं विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए। लेकिन इनमें किसी प्रकार का न तो ऊतक होता है और न ही अंग पाया जाता है। ये अपना समस्त कार्य केवल कोशिकाओं के द्वारा करते हैं। और जिस प्रकार हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इन जीवों के शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा लक्षण है, पोरीफेरा संघ के समस्त जंतु द्विस्तरीय होते हैं। मतलब इनमें कोशिकाओं का द्विस्तर पाया जाता है तथा इनके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं। मतलब पूरा शरीर जो होता है वो छिद्रों से ढका होता है और ये छिद्र छोटी छोटी नलिकाओं
में खुलकर नलिका तंत्र बनाते हैं। मतलब इन छिद्रों द्वारा क्या होता है, छोटी छोटी नलिकाएं जुड़ी होती है जिनमें ये छिद्र खुलते हैं और इस प्रकार इनमें नलिका तंत्र पाया जाता है, जिसको हम लोग नलिका इंग्लिश में कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद 5वां लक्षण है, जिस प्रकार हम में क्या होती है, पाचन तंत्र के मतलब पाचन अभिक्रियाओं के लिए पाचन तंत्र पाई जाती है ना, जो विभिन्न प्रकार के अंगों से बनी होती। लेकिन पोरीफेरा संघ के जंतुओं में किसी प्रकार की पाचन तंत्र अर्थात आहार नली नहीं होती, आहार नली या पाचन नली नहीं होती और न ही दंश कोशिकाएं होती है। ठीक है। उसके अलावा इनका 6वां लक्षण है, पोरीफेरा संघ के समस्त जंतुओं की आकृति की बात करें तो इनकी आकृति अनियमित होती है, बेलनाकार होती है, या तो अंडाकार होती है, या एक पौधे की भांति शाखा के रूप में होती है अर्थात शाखित होती है। क्लियर हो गया। तो इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। उसके बाद इनका 7वां लक्षण है कि इनके शरीर में कोशिकाओं का समूहन नहीं होता, अर्थात कोशिकाओं के समूहन या कोष्ठीकरण से ऊतकों का निर्माण होता है। लेकिन पोरीफेरा संघ के जंतुओं के शरीर में कोशिकाओं का समूहन नहीं होता, जिसके कारण इनमें ऊतक नहीं बनते हैं। उसके अलावा इनका 8वां लक्षण है, पोरीफेरा संघ के समस्त जंतुओं के शरीर भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, जिनसे और इन्हीं छिद्र के माध्यम से क्या होते हैं, चूँकि ये जलीय जंतु होते हैं ना, तो जल में पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जल जंतुओं के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। अब देखिए, किसी किसी जंतु में ये छिद्र छोटे छोटे गुहाएं बनाती हैं और शरीर के सबसे बड़ी जठराव गुहा है ना, और शरीर के अंदर क्या होती है, एक बड़ी छिद्र या गुहा होती है जिसको गैस्ट्राव गुहा कहते हैं। और शरीर के अंदर से पानी एक अन्य गुहा होती है जिसको अफवाही गुहा कहते हैं। इसके द्वारा पानी क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। उसके बाद इनका अगला लक्षण है, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो बडिंग या मुकुलन द्वारा होती है या तो फिर जेम्यूल द्वारा होती है, और इनमें पुनर्जनन की क्षमता भी पाई जाती है। पुनर्जनन कहने का मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें मरम्मत होती है। यदि इनका जो कोशिकाएं हैं वो टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि चला जाता है तो उनमें क्या हो जाती है, नए जीवों का उनसे विकास हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इनका अगला लक्षण है, यदि हम इनके लिंग के बात करें कि ये एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं, तो याद रखेंगे पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वे उभयलिंगाश्रयी होते हैं। समझ में आया सबको। अर्थात इनमें नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग दोनों ही पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब और इस प्रकार इनमें नर को लैंगिक अंग के रूप में अंड और नर लैंगिक के रूप में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा लैंगिक अंग के रूप में अंडाणु का निर्माण होता है, जिनके संलयन से जायगोट बनता है। ठीक है। और जायगोट फिर विकसित होकर के नया स्पंज का निर्माण करता है या नए पोरीफर्स का निर्माण करता है। उसके बाद इनका अगला लक्षण है, यदि हम पोरीफेरा संघ के जंतुओं में निषेचन की बात करें तो इनमें बाह्य निषेचन होता है कि आंतरिक निषेचन, तो याद रखेंगे पोरीफेरा संघ के जंतु आंतरिक निषेचन करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इनमें आंतरिक निषेचन होता है पर परिवर्धन की जो क्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष कहने का मतलब इनके जीवन चक्र में क्या होती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष है ना, परिवर्धन कहलाता है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं का उदाहरण है जैसे कि साइकॉन, ग्रैंसिया। ठीक है। उसके बाद यूस्पोंजिया। क्लियर हो गया। उदाहरणों को याद रखेंगे, बिना उदाहरण के आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। तो ग्रैंसिया, साइकॉन, ठीक है, यूस्पोंजिया इस संघ के बहुत अच्छे जंतु हैं, है ना, और काफ़ी प्रचलित हैं। तो इतना आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए इसके बाद दूसरा देखेंगे हम, सिलेंट्रेटा संघ। देखिए, सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है, अर्थात निडेरिया संघ के नाम से भी हम जानते हैं। याद रखेंगे, इस संघ के अंतर्गत कुल 9500 जातियां सम्मिलित हैं और ये सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं पर निम्न स्तर के जंतु कहलाते हैं। ठीक है। देखिए,
इन जंतुओं का जो शरीर होता है उसमें जो देह भित्ति होती है वो सिलेंट्रॉन नामक गुहा कहलाती है ना। इसलिए इस संघ के जंतुओं को सिलेंट्रेटा संघ कहा जाता है। देखें अब सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का मुख्य लक्षण क्या है, तो सभी ध्यान देंगे। इस संघ के सभी सदस्य जलीय होते हैं, अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं और कुछ सदस्य संघचारी होते हैं। संघचारी कहने का मतलब ये कॉलोनी के रूप में होते हैं और इसी प्रकार से विचरण करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम इनके शरीर की सममिति की बात करें तो सिलेंट्रेटा संघ के सभी जंतु अरीय सममिति के होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इनका दूसरा लक्षण है, देखिए सिलेंट्रेटा संघ के जंतु के जो शरीर होते हैं वो दो रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, या इनके दो रूप होते हैं। पहला, इनका जो शरीर होता है वो नलिकाकार या बेलनाकार, ठीक है, पोस्ट जीवाश्म या पॉलिप से जुड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा होता है वो प्याले या छाते के समान गुहांत्र या मेड्यूसा के समान होते हैं, ठीक है। और कुछ सिलेंट्रेट्स में दोनों ही अवस्था पाई जाती है या कुछ में केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा लक्षण है, सिलेंट्रेटा संघ के समस्त जंतु द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय कहने का मतलब इनका शरीर दो स्तरों का बना होता है। इसके बाहर की कोशिकीय स्तर को हम लोग बाह्य चर्म कहते हैं और अंदर के कोशिकीय स्तर को हम एक्टोडर्म कहते हैं और दोनों कोशिकीय स्तरों के बीच में जेली के समान संरचना पाई जाती है। उसके बाद इनका चौथा लक्षण है कि सिलेंट्रेटा संघ के सभी जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होती है, अर्थात इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती। शरीर में केवल एक ही गुहा पाई जाती है और उस गुहा को हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, वेरी इजी, जैसा नाम वैसा शब्द है ना गुहा का, कि सिलेंट्रेटा संघ के जंतु में कौन सा गुहा पाया जाता है, तो इसमें और कोई गुहा नहीं पाई जाती, केवल एक ही गुहा पाई जाती है और जो गुहा पाई जाती है उसको हम लोग सिलेंट्रॉन गुहा कहते हैं। समझ में आया सभी को। उसके बाद पांचवा लक्षण है, सिलेंट्रेटा संघ में एक बड़ी गुहा होती है ना। अभी आप लोग को पोरीफेरा में भी बताया गया कि सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में एक बड़ी गुहा होती है जिसको हम जठराव गुहा बोलते हैं, है ना। ठीक वैसे पोरीफेरा में भी जठराव गुहा बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, तथा देह गुहा, यही देह गुहा का कार्य करती है। समझ में आया। उस मतलब जठराव गुहा ही देह गुहा के भांति कार्य करती है। उसके बाद इसका छठवां लक्षण है कि शरीर के दोनों स्तरों की कोशिकाएं, मतलब जो द्विस्तर होता है ना, जिसमें एक को हम बाह्य स्तर और दूसरे को आंतरिक स्तर बोलते हैं, दोनों स्तर की कोशिकाएं पेशी तंत्र बनाती है, ठीक है, जिसको हम लोग उपकला पेशी कहते हैं। जैसे हमारी मनुष्यों में पेशी तंत्र होता है जो प्रचलन में सहायता करता है ना। ठीक उसी प्रकार इनमें भी क्या होते हैं, जो दोनों स्तर की कोशिका होती है वो पेशी तंत्र बनाती है। उसके बाद इनका सातवां लक्षण है, देखिए इनके शरीर के अग्रभाग पर हाइपोस्टोम नामक उभार पाया जाता है ना। हाइपोस्टोम आप लोग देख रहे हैं चित्र में कि इनके शरीर के अग्रभाग पर या ऊपर की ओर क्या होते हैं, एक उभार पाया जाता है ना, जिसको बर्ड भी बोला जाता है। और इस उभार के चारों है ना, इसमें क्या होती है, उभार में ऊपर की ओर एक छिद्र होता है, यही छिद्र इन जीवों का मुख कहलाता है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और देख रहे होंगे कि मुख के चारों ओर क्या है, जैसे आप लोग तितली का मुख देखें ना, तितली के मुख के चारों ओर क्या होते हैं, पतली पतली सुई के समान स्पर्शक निकले होते हैं जिनसे वो फूलों के रस को चूसता है। ठीक उसी प्रकार जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं उनके मुख के चारों तरफ भी क्या होती है, धागे नुमा संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला है इनका आठवां लक्षण, इनका शरीर संगठन केवल उत्कीय स्तर का होता है ना। उत्कीय स्तर का कहने का मतलब जैसे हम पोरीफेरा में देखें उनमें ऊतक नहीं पाया जाता है ना, न ही अंगतंत्र पाया जाते, केवल कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं इनमें कोशिकाओं के साथ है ना संगठन से ऊतक भी बनता है। इस कारण इसमें ऊतक पाए जाते हैं पर ऊतकों का संगठन नहीं होता, जिस कारण इनमें अंग नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया सभी को। उसके बाद इनका नौवां लक्षण है सिलेंट्रेटा संघ का, कि सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में निम्न स्तर का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। निम्न स्तर का कहने का मतलब जैसे मानव की बात करें तो मानव में उच्च स्तर का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसके कारण मानव में सोचने विचारने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है सिलेंट्रेटा संघ का, वो निम्न स्तर का होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं इनका 10वां गुण। ठीक है,
या 10वां लक्षण देखेंगे तो 10वां लक्षण है कि इनके शरीर पर, है ना, क्या होती हैं, दंशक कोशिकाएं पाई जाती, विशेष प्रकार की दंशक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से एक विशिष्ट दंशक उपकरण स्थित होता है ना, जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। यह बिल्कुल बंदूक के घोड़े के समान, है ना, दकर एक धागे जैसी संरचना बनाती है, और यही संरचना क्या करती है, शिकार या दुश्मन के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर में विष, है ना, छोड़ती है, जिसके कारण जो दूसरा जंतु होता है या शिकारी जंतु होता है वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद ये क्या करता है, उसको आसानी से भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। मतलब ये जो स्पर्शक होते हैं वो क्या है, एक प्रकार का जैसे बिच्छू का डंक होता है। बिच्छू का डंक जब किसी जंतु के शरीर को, है ना, मारता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, डंक द्वारा विष छोड़ा जाता है, पॉइजन छोड़ा जाता है ना। ठीक वैसे ही हाइड्रा के भी या सिलेंटेटर संघ के जंतुओं में भी होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखें, आगे की बात देखें तो ये क्या होते हैं, इनके प्रजनन की बात करें तो सिलेंटेटा संघ के समस्त जंतुओं में अलिंगी प्रजनन होती है ना, अलैंगिक प्रजनन होती है जो कि मुकुलन द्वारा होती है। ठीक है, लेकिन लैंगिक प्रजनन की क्रिया, मतलब ये लैंगिक प्रजनन की भी क्रिया भी करते हैं जो कि युग्मकों द्वारा होता है, और इनके भ्रूणी परिवर्धन में लार्वा अवस्था पाई जाती है। मतलब इनमें भी परिवर्धन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, तो परिवर्धन की क्रिया जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, क्योंकि लार्वा स्टेज पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हैं सिलेंटेटा संघ के लक्षण। सिलेंटेटा संघ के जंतुओं का उदाहरण है जैसे कि जेलीफिश, है ना, जेलीफिश जिसको हम लोग ऑरेलिया के नाम से जानते हैं, और सिलेंटेटा संघ का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा भी सिलेंटेटा संघ के जंतु हैं। उसके बाद समुद्री अर्चिन जिसको एनीमोन भी कहा जाता है ना, तो ये सभी सिलेंटेटा संघ के जंतु हैं।